मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 ड्राइंग हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड पिक्चर एलिमेंट चित्र के तत्व, उसका हमने फर्स्ट वीडियो देख लिया था। उसमें हमने कई टॉपिक किए थे, कलर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक तान यानी कि टोन। किसी भी रंग के हल्के या गहरेपन को तान कहकर परिभाषित किया जाता है, जैसे नीला, हल्का नीला या गहरा नीला। मैंने आपको पहले भी बताया है, कलर को डार्क करना हो तो हम ब्लैक कलर ज़्यादा उसमें यूज़ करते हैं और लाइट करना हो तो वाइट। उन्हीं के ही जो शेड बनते हैं उसे हम टोन कहते हैं। तान रंग में काले तथा सफ़ेद रंग की उपस्थिति का परिणाम है। इन रंगों की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर किसी भी रंग की विभिन्न तानें प्राप्त की जा सकती है। तान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गहरा, दूसरा है मध्यम, तीसरा है हल्का। जो गहरा डार्क कलर हम यूज़ करते हैं, गहरा, वो मोस्टली हम कहाँ यूज़ करेंगे? किसी के अगर हमको परछाई बनानी है यानी कि छाया, इसको जैसे कोई पिक्चर बनाई जाती है, उसका हमको शेड दिखाना पड़ता है, उसकी शेडो यानी कि उसकी छाया, तो हम गहरे रंग का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है मध्यम, जो कि हम नॉर्मली पिक्चर में भरते हैं, कोई सा भी कलर भरते हैं, वो नॉर्मल कलर भरते हैं। तीसरा होता है हमारा हल्का यानी कि लाइट कलर। वो कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे अधिक हमको प्रकाशमान दिखाने यानी कि कोई कलरफुल कोई हमको ज़्यादा ब्राइटनेस दिखानी होती है, जहाँ पे वहाँ हम इसका कलर का यूज़ करते हैं, लाइट कलर का। हालांकि सफ़ेद काले रंग के प्रयोग से अनेक तान प्राप्त की जा सकती है, यानी कि हम वाइट और ब्लैक कलर यूज़ करके बहुत सारे शेड बना सकते हैं अलग अलग तरह की। वो उसका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हम जो वाइट कलर और ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं, किसी कलर में मिक्स कर रहे हैं, तो हम किस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, उससे हम कई तरह के शेड बना सकते हैं। तान का महत्व और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है टोन की? देखिए, किसी भी चित्र में तान के अभाव से अधूरापन रहेगा। तान के द्वारा सपाट द्विआयामी चित्र भूमि पर गहराई का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात अंकन के लिए तान आवश्यक तत्व है। क्षय वृद्धि, स्थितिजन्य लघुता आदि संयोजन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए तान का होना अनिवार्य है। दूर, निकट, बड़ा, छोटा आदि को दर्शाने में तान की अहम भूमिका होती है। तान की उपस्थिति चित्र में भावात्मक पक्ष को भी संबल प्रदान करती है। चित्र में प्रयुक्त रंगतों में संतुलन स्थापित करना, चित्र भूमि का आनंददायी विभाजन, रूपाकारों को धूमिल अथवा ओजस्वी बनाना, प्रभावपूर्ण संयोजन तथा रहस्यमयी वातावरण के सृजन में तान की अहम भूमिका होती है। तान के प्रभाव, इफेक्ट क्या होते हैं इसके? तान के विभिन्न प्रभाव चित्र तल पर अपना महत्व दर्शाते हैं। इन प्रभावों द्वारा संयोजन को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। श्याम श्वेत रंगों द्वारा चित्र की प्रमुख रंगतों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तान के प्रभाव को रंग का मान बदलकर बढ़ाया जा सकता है। सक्रिय एवं सहायक अंतराल की संरचना में तान उल्लेखनीय योगदान करती है। चित्र में रिक्त स्थान या सहायक अंतराल को तान के क्रमिक प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं आकृति द्वारा घेरे स्थान का महत्व व आकर्षण तान द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसके टोन का यूज़ कर सकते हैं। पोत, किसी वस्तु को छूने अथवा देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभूति होती है, यानी कि वो कैसा चिकना है या खुरदुरा है, किस तरह का है, वह उस वस्तु के पोत को व्यक्त करती है। अर्थात वस्तु के धरातल का गुण पोत कहलाता है, यानी कि हम किसी चीज़ को हाथ लगा के फील करते हैं कि वो कैसा है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ चिकना है, खुरदरा है, कैसा है, वो उसको टच करने पे जो पता पड़ता है उसे भी हम पोत कहते हैं। किसी भी वस्तु के वास्तविकता अंकन के लिए पोत की अनिवार्यता होती है। यदि अगर हमको पिक्चर में ओरिजिनलिटी लानी है तो उस पिक्चर के लिए हमको वैसा ही बनाना ज़रूरी है, उसमें जो टेक्सचर दिए जाते हैं वो सब देना ज़रूरी है। पोत 3 प्रकार का होता है। प्राप्त पोत वो होते हैं जो प्रकृति निर्मित वस्तुओं में होते हैं। वस्तु के चित्रण में स्पर्श द्वारा इन्हें अनुभव किया कर प्रयोग करने चाहिए। अनुकृत, प्रकृति में अनुकृत
पदार्थों को चित्रित करते समय उनके धरातलीय गुणों का अनुकरण शक्ति से चित्रतल पर आभास उत्पन्न करना इस तरह के पोत की श्रेणी में गिने जाते हैं। सृजन, यह कलाकार की सृजन शक्ति का परिचायक होता है। कलाकार अपने अनुभव व यंत्रों की सहायता से विविध प्रयोग करके नवीन प्रकार के धरातलीय प्रभाव चित्र उत्पन्न करता है। ऐसे पोत सृजित पोत माने जाते हैं। इनमें नवीनता व आकर्षण अधिक होता है। पोत का महत्व, चित्रतल पर यथार्थ अंकन की दृष्टि से पोत महत्वपूर्ण तत्व होता है। पोत की विविधता से अंतराल को गति प्रदान कर उसकी एक रसता को समाप्त किया जा सकता है। संयोजन सिद्धांतों की स्थापना में पोत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिकने, खुरदरे, रुई, तेल, पत्थर, पानी आदि का अंकन पोत द्वारा ही रूपभेद को प्राप्त करता है। अंतराल, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रण कार्य किया जाता है उसे चित्रभूमि या अंतराल कहा जाता है। यह द्विआयामी होता है। अंतराल अथवा स्थान के अभाव में कलाकृति का सृजन संभव नहीं होता है। कलाकृति को, किसी भी कलाकृति के लिए चित्रतल का विभाजन किया जाता है। यह सरल व जटिल हो सकता है। चित्रतल पर प्रथम बिंदु के अंकित होते ही अक्षत भूमि पर तनाव उत्पन्न हो जाता है और चित्रतल सक्रिय तथा सहायक अंतराल के रूप में बढ़ जाता है। रूपाकार द्वारा घेरा गया स्थान सक्रिय अंतराल के रूप में और शेष स्थान सहायक अंतराल के रूप में जाना जाता है। प्राय अंतराल को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है समविभक्ति, दूसरा है विषम विभक्ति। समविभक्ति में चित्रतल को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दोनों ओर समान रूपाकार रहे। विषम विभाजन में ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह विभाजन अधिक नंदतिक माना जाता है। इसमें मौलिकता होती है। इसके अलावा यूनानी पद्धति तथा कर्णवत विभाजन पद्धति भी लोकप्रिय तल विभाजन को विविधता है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति भी लोकप्रिय तल विभाजन की विधियां हैं। स्वर्णिम विभाजन पद्धति में चित्रतल को कितने ही भागों में भागा जाता है। इससे न केवल चित्रभूमि के विभाजन में संतुलन रहता है बल्कि विविधता पूर्ण होने से आकर्षण भी बना रहता है। अंतराल और रूप व्यवस्था, स्पष्ट द्विआयामी चित्रभूमि पर यथार्थ जगत के रूपाकारों का अंकन करते समय उनकी लंबाई, चौड़ाई के साथ मोटाई तथा गहराई का भाव भी दर्शाया जाता है। विरोधाभासी स्थिति होती है। त्रिआयामी भ्रम उत्पन्न करने के लिए चित्रतल पर रूपों की व्यवस्था विशेष महत्व रखती है। आच्छादित तल व्यवस्था में आकारों को एक दूसरे से आगे पीछे अंकित करते हैं जिसके पास दूर का भ्रम दिखे, जिससे पास दूर का भ्रम दिखाई दे। आकारों में श्रेय वृद्धि द्वारा छोटा बड़ा अंकित करके उनके तानों एवं रंगों में वैविध्यपूर्ण प्रयोग से अंतराल पर यथार्थवादी भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। आधार रेखा से के नज़दीक वस्तु छोटी व धूमिल तथा उसी क्रम में उससे नीचे की वस्तु को अपेक्षाकृत बड़ा व स्पष्ट बनाकर भी ये प्रभाव दर्शाया जा सकता है। यानी कि जब पिक्चर बनाई जाती है, जैसे कि हमारी शीट है, तो उसके अंदर अगर उसमें ओरिजिनलिटी लानी होती है तो जो वस्तु हमें पास दिख रही है उसका तो हमें चित्र थोड़ा बड़ा बनाना होता है, और अगर किसी वस्तु को हमको दूर दिखानी है तो उसका आकार हमें उसी छोटा बनाना होगा, जिससे ये चीज़ हम दर्शा सकते हैं हमारे पिक्चर में कि ये वस्तु तो है जो हमारे नज़दीक है और जो छोटी बनाई गई वस्तु हमसे दूर है। उसी प्रकार उनके कलर्स में भी हमको इसी तरह यूज़ करना होता है। किसी पिक्चर को अगर ज़्यादा उभरा हुआ दिखाना होता है तो उसमें कई तरह का शेड का यूज़ किया जाता है। पीछे परछाई बनाई जाती है जो कि ब्लैक कलर से यूज़ की जाती है। ऐसे परछाई वगैरह बना के हम उसको ज़्यादा उभरा हुआ बना देते हैं। और जैसे ये हमारा टॉपिक आया था पोत का, जिसमें हम चित्र को वैसा ही दिखाने के लिए उसमें कई तरह का टेक्सचर का यूज़ करते हैं। ये हम कई तरह के यंत्रों के प्रयोग से भी कर सकते हैं, या तो उनका कलर ऐसा यूज़ किया जाता है जिससे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सजीव ही है, जैसा हम रियल में देखते हैं वैसा का वैसा पिक्चर में दिखाई देता है। आदि ये कई तरह के इसके तत्व हैं जिनको हम यूज़ करके एक परफेक्ट पिक्चर बना सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी तत्व उसमें पिक्चर में नहीं होता है तो वो कुछ अधूरापन सा लगता है और वो कंप्लीट नहीं हो पाती, उसमें हमारे कहीं मतलब गलतियां नज़र आती है। तो पिक्चर को बिल्कुल
परफेक्ट बनाने के लिए हमें ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पिक्चर को अच्छी तरह बना सकते हैं। अभी हमने पिक्चर के कुछ जो एलिमेंट्स थे वो देखे थे। अभी हम कुछ चित्र के जो माध्यम हैं और तकनीकें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि विविध माध्यमों का भी अपना स्वाभाविक व्यवहार एवं प्रकृति होती है, उससे भी कलाकार को समझना आवश्यक होता है। कोई भी कल्पना तब तक कलाकृति का रूप नहीं ले सकती जब तक कलाकार को कला माध्यमों और उसके किस प्रकार प्रयुक्त करना है का ज्ञान ना हो। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमको कलर्स किस तरह यूज़ करने हैं, किस तरह शेड बनाने हैं, किस तरह उसका मतलब पिक्चर पे उसको यूज़ करना है, तब तक हम उसको मतलब एक पिक्चर नहीं बना सकते, अच्छी तरह से नहीं बना सकते। इसलिए इनका हमको ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इनको काम में लेना है। माध्यम की इच्छा को ध्यान में रखना ही रचना कौशल का रहस्य है। रचना कौशल माध्यम की इच्छा को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाकर उसके समायोजन करने में निहित होता है। सफल कला सृजन माध्यमों एवं विधियों की विधिवत शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा। विविध माध्यमों व तकनीक का अध्ययन इस अध्याय में किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी प्रयोग व अनुभव से सृजन कर सके तथा जान सके कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम में किस तरह मिश्रण कर नए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे जल रंग। जल रंग क्या होता है? वाटर कलर। जल रंग का प्रयोग मुख्यतः कागज पर ही किया जाता है, मतलब हम ये पेपर पे ही यूज़ करते हैं। हाथ से बना कागज जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त रहता है। जल रंग चित्रण के लिए ऐसे कागज की आवश्यकता होती है जो रंग को फैलना ना दे, पानी को सहन कर सके, यानी कि ऐसा इतना ज़्यादा पतला कागज नहीं हो सकता है कि जिससे वो गल जाए। जैसे ही हम वाटर कलर यूज़ करें तो वो गलना नहीं चाहिए। कागज पर चित्रण करने से पहले कागज को गीला करके किनारों पर गोंद या टेप द्वारा बोर्ड की सतह पर चिपका दिया जाता है, यानी कि जो भी बोर्ड पे हम रख के उस पेपर को रख के यूज़ करेंगे, उस पेपर पे मतलब पिक्चर बनाएंगे, उसको पहले कलर कर दिया पानी से पूरा पेंट कर दिया जाता है, फिर उसको पिन से चिपका दिया जाता है बोर्ड के ऊपर। फिर उस पर रंग लगाना उचित रहता है ताकि रंग फैल ना सके। इस तरह कागज लगाने से कागज खिंच जाता है और रंग लगाने पर ऊंचा नीचा भी नहीं रहता है। विभिन्न बनावट की सतह वाले कागज पर भिन्न प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जल रंगों को पानी में घोलकर पतला लगाया जाता है, यानी कि वाटर कलर जो यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले रंग होते हैं, जिससे रंगों की पारदर्शी प्रभाव व ताजगी रहती है। श्वेत व काले रंग का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। जल रंग चित्रण के लिए सैबल के बालों की तुलिका उपयुक्त रहती है, यानी कि जो ब्रश यूज़ किया जाता है वो सैबल के बालों का किया जाता है। तुलिका, गोल, चपटी तथा विभिन्न मोटाई की मिलती है। जो हमारे ब्रश होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कुछ पतले होते हैं, मोटे होते हैं, चपटे होते हैं। ये सारे ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं वाटर कलर के लिए। बारीक काम के लिए गोल व बड़े स्थान हेतु चपटी तुलिका का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे हम बहुत ही बारीक काम कर रहे हैं वहाँ पे तो हमें गोल ब्रश का यूज़ करना चाहिए, और जहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह के लिए जहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना होता है वहाँ पे चपटे ब्रश का यूज़ करना चाहिए। जल रंग की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर पानी गंदा हो जाने पर बदलते रहना चाहिए, यानी कि जब हम कई सारे कलर्स का यूज़ करते हैं तो हमारा जो पानी हम लेके बैठते हैं वो भी गंदा हो जाता है, वो भी हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, नहीं तो एक कलर का असर दूसरे कलर पे चढ़ने लगता है और वो सफाई नहीं आ पाती उस काम में। टेम्परा जल रंग की तरह इसका संवाद में जल है। इसमें अपारदर्शी रंगतों का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता इसका पायस है। ये पायस गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी, शहद, मोम, दूध आदि का पदार्थ है जिसे रंगों में मिलाया जाता है, जिससे रंगों में अपारदर्शिता रहती है। इस विधि में चित्रांकन करने में सुविधा रहती है। इसमें रंगतों द्वारा विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसे तैयार करने में खड़िया पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जो आजकल पोस्टर रंगों के रूप में प्रचार में उपलब्ध होता है, यानी कि जो पोस्टर कलर्स हम यूज़ करते हैं वो एक तरह से टेम्परा ही है। 15वीं शती में यूरोप के चित्रकारों का प्रिय माध्यम टेम्परा था, जिसमें अंडे की जर्दी को मिलाया जाता था। अंडे में से जर्दी वाला भाग सफ़ेद भाग में से सावधानीपूर्वक अलग किया जाता था। फिर उसे जल रंग के लिए प्रयुक्त होने वाले पाउडर में मिलाकर पेस्ट के रूप में
और पानी को संवाहक के रूप में प्रयोग करके चित्र पर लगाया जाता था। इसे सूखी दीवार या कागज पर रेखांकन करने के बाद तुलिका की सहायता से लगाया जाता था। सूखने पर एक हल्की चमकदार झिल्ली बन जाती थी, जिससे चित्र में अपारदर्शिता आती और चित्र को सुरक्षा भी देती है। थर्ड हमारा है वॉश। वॉश चित्र की तकनीक बंगाल स्कूल की देन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जापानी कला की प्रेरणा लेकर वॉश टेक्निक अपनाई। इसका संवाहक जल ही है। इस माध्यम से धरातल हेतु अंग्रेजी वॉटमैन कागज का प्रयोग किया जाता है। श्वेत यानी कि व्हाइट कॉटरेज पेपर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। चित्रकार चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम चित्र की आकृतियों को लाल रंग की रेखाओं से अंकित करता है। फिर चित्र को पानी में भिगोकर समतल बोर्ड पर सुखाकर चित्र की सीमा रेखाओं को स्थायी कर लेती है। इसके पश्चात चित्र के विभिन्न भागों में रंग भर दिए जाते हैं। कागज को पुनः पानी में भिगोकर सपाट पट पर सुखाकर चित्र के रंगों को स्थायी किया जाता है, जिससे कि ऊपर के रंग की सपाट वॉश लगाने पर यह रंग कागज से छूट न जाए। इस क्रिया के पश्चात वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक या अनेक रंगों को संपूर्ण चित्र के ऊपर पारदर्शी रंग से बहा दिया जाता है या वॉश लगा दी जाती है। इससे संपूर्ण चित्र में चिकनापन, धुंधलापन और रंग का एक सा सपाट प्रभाव आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा तेल रंग, यानी कि जो हमारे ऑयल कलर है। तेल माध्यम स्थायी है, इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें मतलब वाटर का यूज़ नहीं करते। इसमें छाया प्रकाश को स्वाभाविक व प्रभावशाली ढंग से बनाया जाता है। इसमें टेक्सचर देने में सरलता रहती है, क्योंकि ये कलर जब हम यूज़ करते हैं तो एकदम ढीले ही होते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सूखने में। तो जब बैकग्राउंड बनाया जाता है या किसी और कपड़े वगैरह कुछ बनाए जाते हैं, उसमें हम आसानी से टेक्सचर दे सकते हैं। चौड़े चौड़े तुलिका घातों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि चौड़े चौड़े ब्रशेस का हम यूज़ कर सकते हैं। साधारणतया 3 विलेप में होता है। पहले लेप में यानी कि 3 बार हमको इसमें कलर करना पड़ता है। पहले लेप में छाया, दूसरे में मान व तीसरे लेप में प्रकाश दिखाने के लिए होता है। कलाकार अपने अनुभवों से हेर फेर भी कर लेता है। तेल रंग में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है धरातल। तेल चित्र के लिए विभिन्न प्रकार के धरातलों का प्रयोग होता है, जैसे कैनवास, कागज, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, कैनवास बोर्ड आदि। तेल चित्रण के लिए कैनवास सबसे सुविधाजनक व अच्छा आधार होता है। कैनवास अच्छे मजबूत धागे द्वारा बुनकर तैयार किए श्रेष्ठ कपड़े से होता है। कैनवास को लकड़ी के फ्रेम में खींचकर कीलों से तान दिया जाता है। कैनवास बोर्ड एक प्रकार से कैनवास ही है, जिसे लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। दूसरा है तुलिका, जो हम ब्रश यूज़ करते हैं तेल चित्रण के लिए। जो मतलब ऑयल कलर के यूज़ के लिए हमें सफ़ेद बालों वाली चपटी ब्रश का यूज़ करना चाहिए। इन्हें फ्लैट ब्रश कहा जाता है। कुछ फ्लैट ब्रश किनारे से गोलाई लिए होते हैं, जिन्हें फिलबर्ट कहा जाता है। माध्यम तेल चित्रण के लिए शुद्ध अलसी का तेल, शुद्ध तारपीन का तेल वार्निश माध्यम हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमको ब्रश वगैरह यूज़ करना है या कलर में कुछ यूज़ करना है, उसको मिक्स करने के लिए तो अलसी का तेल या तारपीन का तेल यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमारे कलर्स के यूज़ हैं। हम किस किस तरह के कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से पेंटिंग में काम में ले सकते हैं, तो ये आज हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट